हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पर जो है आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन रहेंगे उसकी इसी प्रकार से सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। भारतीय संविधान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी के अंतर्गत और भी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगी, तो आप वीडियो जरूर देखें ताकि आने वाली सभी एग्जामों में भारतीय संविधान से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आप गलत ना करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, अगर हम बात करें भारत में तो निर्वाचन आयोग, जिसको हम चुनाव आयोग भी कहते हैं, निर्वाचन आयोग का एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, मतलब जो चुनाव कंडक्ट करवाते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो उनकी नियुक्ति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं, उनकी नियुक्ति करते हैं। प्रश्न सिंपल है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। आंसर है राष्ट्रपति जी महोदय जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। अच्छा, इसके बाद इनको फिर से पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया। जैसे कि आप भी जानते हैं, आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस द्वारा बहुत सारे अधिवेशन का आयोजन किया जाता था, एक तरीके की बैठकों का आयोजन किया जाता था। तो जैसे कि इलाहाबाद में होती थी तो उसको इलाहाबाद अधिवेशन कहा जाता था, लाहौर में हुआ करती थी तो लाहौर अधिवेशन कहा जाता था, और किस सन में हुआ करती थी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो प्रश्न क्या क्या पूछे जाते हैं ये मैं आपको कंटिन्यू वीडियो में बताता रहूँगा। अभी हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो इनके अगर सही आंसर की बात करें तो ये है अपना 1892 इलाहाबाद अधिवेशन। 1892 में जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी कौन रहे हैं, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। तो दोनों प्रश्नों के आंसर क्या हो जाएगा आपका, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष भी कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी ही थे। तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है। कहने का मतलब है छुआछूत। छुआछूत का अंत संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भारत के संविधान के किस आर्टिकल में। आप देखेंगे भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है, जिसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो उसमें अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की बात की समाप्ति किस आर्टिकल में की गई है, तो वो की गई है आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में जो है भारत के संविधान में जो आर्टिकल 17 है, अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को खत्म करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब और सेवा से क्या होता है, निवृत्त होता है। निवृत्त मतलब रिटायर्ड होता है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर होता है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये कब अपनी सेवा से रिटायर्ड होता है। तो इनके लिए 2 कंडीशन फॉलो होती है। नियुक्ति के 6 वर्ष बाद नॉर्मली क्या होता है कि कोई व्यक्ति अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पद पर अगर नियुक्त किया गया है तो 6 वर्ष के बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। और अगर 6 वर्ष होने के पूर्व उसकी एज कितनी हो जाती है, 65 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, तो उस व्यक्ति को अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना, दोनों कंडीशन याद रखना कि कोई व्यक्ति जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पद पर बैठता है तो वो 6 वर्ष तक क्या कर सकता है, सेवा दे सकता है। उसके बाद उसको क्या होना पड़ेगा, उस पद से रिटायर्ड होना पड़ेगा। और अगर उसकी एज 65 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाती है, 6 वर्ष पूर्व होने के पहले ही 65 वर्ष कंप्लीट हो जाती है, तो उसको अपने पद से क्या देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास,
किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो जैसे कि हम बात करें, हमारे यहाँ पर संसद है। संसद में 3 भाग हमको देखने को मिलते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राष्ट्रपति जी एक अंग के रूप में जाने जाते हैं। तो 3 पार्ट होते हैं हमारी संसद के, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा को निम्न सदन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि लोकसभा को क्या किया जा सकता है? भंग किया जा सकता है। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यहाँ बात हो रही है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक कहने का अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो वो लेते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में सभापति होते हैं। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष जी होते हैं वही यह निर्णय लेते हैं कि लोकसभा में आया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो लोकसभा में और राज्यसभा में क्या किए जाते हैं? विधेयक पारित किए जाते हैं। पहले विधेयकों को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उन विधेयकों पर बहस होती है और उसके बाद उन विधेयकों को पारित किया जाता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? तो वो है लोकसभा के अध्यक्ष। किसके पास है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? तो देखिए, BR अम्बेडकर जी द्वारा कही गई ये बात कई बार एग्जामों में पूछी जाती है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो इसकी अगर हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का उपयोग करना भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और मौलिक अधिकार आप भी जानते हैं क्या मौलिक अधिकारों का आप यूज़ करते हैं। आपको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं अगर उनको कोई छीनता है आपसे तो आप क्या कर सकते हैं? आप संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके लिए 5 रिट जारी होती है ना, 5 रिट वो समय समय पर मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन कौन सी रिट हैं। तो आपको याद रखना है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, किसी मंत्री के विरोध में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? किसी भी मंत्री के विरोध में विपक्ष जो है क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है और अगर ऐसी कंडीशन अविश्वास प्रस्ताव साबित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो मंत्री क्या करेगा? तो ऐसी कंडीशन में वो मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। उस मंत्री को क्या करना पड़ता है? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना। किसी मंत्री के विरोध में अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में वो मंत्री क्या करेगा? मंत्री परिषद से त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो जो राज्यसभा है उसके द्विवर्षीय चुनाव होते हैं। तो राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिघोषणा कौन करता है? तो ये करते हैं निर्वाचन आयोग। जैसे कि आपको पता है कि निर्वाचन आयोग जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो जो चुनाव आयुक्त जो होते हैं, चुनाव आयोग जो होता है वही राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिघोषणा जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है इसलिए लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है इसलिए राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। यहाँ बात हो रही है कि राष्ट्रपति महोदय जी क्या कर सकते हैं? लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय जी लोकसभा को भंग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का इस्तेमाल करके कर सकते हैं? तो वो किस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं? तो वो करते हैं 85। किसका? 85। आर्टिकल 85 मतलब अनुच्छेद 85 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं? लोकसभा को भंग कर देते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, किस संविधान संशोधन के द्वारा
प्रेविपर्स है ना, प्रेविपर्स मान्यताएं तथा विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। तो अब आप देखेंगे समय समय पर क्या किए जाते हैं, संविधान संशोधन किए जाते हैं। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें प्रेविवंश मान्यताओं को और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो ये था आपका 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। 26वां संविधान संशोधन 1971 में किया गया था, जिसके द्वारा प्रेविवंश मान्यताओं को और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में बात की गई है? तो अगर हम बात करें, भारत में जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, और स्टेट लेवल पर जो राज्यपाल जी होते हैं, उनकी वेतन के बारे में किस अनुसूची में बात की गई है? देखिए, जिस समय भारत में संविधान लागू किया गया था उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 22 अनुसूचियां हैं। 2 पॉइंट याद रखना, जिस समय भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियों में अगर आप देखोगे, जो अनुसूची आपकी दूसरी है, मतलब दूसरे नंबर की अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, इसमें क्या किया गया है, इसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति जी और भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनके वेतन भत्ते के बारे में जानकारी दी गई है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन के बारे में बात की गई है, तो वो द्वितीय अनुसूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उन्हें नोटिस देना होता है? जैसे कि आप भी जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति जी को जो है उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उनको उनके पद से हटाए जाने के लिए उनके ऊपर एक प्रक्रिया चलाई जाती है जिसको कहा जाता है महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति महोदय जी के ऊपर चलाई जाती है। संविधान में अगर पूछ लिया जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के तहत किस व्यक्ति के ऊपर चलाई जा सकती है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति महोदय जी के ऊपर ये प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत अगर आप राष्ट्रपति महोदय जी को उनके पद से हटाना चाहते हैं तो उनको उनके पद से हटाने के लिए और ये पद उनके पद से हटाने का एक प्रूफ देने के लिए देने के पहले आपको 14 दिन पहले उनको नोटिस जारी करना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना कि 14 दिन पहले ही नोटिस जारी किया जाता है और उन तक नोटिस पहुंचाया जाता है कि आपको आपके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? देखिए, भारत के संविधान में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब भारत का जो राष्ट्रपति होगा उनके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चुनाव करना पड़ेगा, और चुनाव के आधार पर ही भारत के राष्ट्रपति जी बनेंगे। तो किस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, तो अनुच्छेद 54 का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके तहत जो है किसी व्यक्तियों को जो है चुनाव के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा वोटिंग जिनको मिलेगी उनको क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रपति जी बनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो अनुच्छेद 54 के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, जो कि कहाँ होता है, केंद्र सरकार में होता है। उसी तरीके से एक होती है आपकी विधानसभा और एक होती है आपकी विधान परिषद, जो स्टेट लेवल पे होती है ना। विधानसभा सभी राज्यों में देखने को मिलती है, लेकिन विधान परिषद कुछ राज्यों में ही देखने को मिलती है। विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा से कुछ सदस्यों को चुनकर विधान परिषद में ले जाया जाता है, मतलब कुछ सदस्य विधानसभा के विधान परिषद में बैठते हैं। तो ये जो विधान परिषद होती है, इसमें विधानसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है कि 1/3 भाग, मतलब विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3 भाग विधान परिषद में जाके बैठेंगे और उसके सदस्य बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, संविधान के अनुच्छेद 75 में
किसके बारे में चर्चा की गई है? तो जो आर्टिकल 75 है, संविधान का जो आर्टिकल 75 है, इसमें किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें बात की गई है मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, याद रखना मंत्रिपरिषद का प्रमुख किसे कहा जाता है? तो अगर आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, मतलब स्टेट लेवल की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री को कहा जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, सेंट्रल की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें प्रधानमंत्री को कहा जाता है, मंत्रिपरिषद का मुखिया। ठीक है, आपको याद रखना है प्रधानमंत्री होगा, लेकिन स्टेट लेवल पे कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो संविधान के आर्टिकल 75 में किसके बारे में चर्चा की गई है? मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? आप सुनिए, जैसे कि आप भी जानते हैं कि जो अनुसूची, अभी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि टोटल आपको कितने अनुसूची देखने को मिलेंगी, आपको 12 अनुसूची देखने को मिलेंगी, जिसमें से अगर आप देखो कि जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, उसमें कुछ विषय रखे गए हैं, मतलब कुछ ऐसे विषय जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकती है और दोनों मिलकर भी कानून बना सकते हैं। ऐसे कुछ विषय आपको 7वीं सूची में देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं, कुछ विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं और कुछ विषय दोनों को दिए गए हैं। जैसे कि जो विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं उनको केंद्रीय सूची में रखा गया है, जो विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं उनको राज्य सूची में रखा गया है, और जो विषय दोनों को दिए गए हैं उनको समवर्ती सूची में रखा गया है। यहाँ बात हो रही है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय रखे गए हैं? तो उसमें जो विषय रखे गए हैं वो हैं आपके 97 विषय। कितने रखे गए हैं? 97 विषय को रखा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनः निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जैसे कि आप भी जानते हैं पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 12 टोटल आपको पंचवर्षीय योजना देखने को मिली होंगी, जो किसी एक पर्टिकुलर फसल के लिए चलाई जाती थी, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन या पुनर्निरीक्षण कौन कर सकता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद ही क्या कर सकता है? किसी भी पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन कर सकता है या उसका पुनर्निरीक्षण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछ लिया जाता है, स्टेट लेवल पे तो कई बार पूछा जाता है। याद रखना, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। पंचायती राज व्यवस्था जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, यहाँ लोकसभा उपाध्यक्ष की बात हो रही है। तो भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके एम अनंत श्यामनम। कौन थे? एम अनंत श्यामनम। ये जो थे ये भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, शिक्षा पहले राज्य की सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ विषय राज्य सरकार को दिए गए हैं, कुछ विषय केंद्र सरकार को दिए गए हैं, जिसपे वो क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। उसी तरीके से शिक्षा पहले राज्य सूची में आती थी, लेकिन अब इसको राज्य सूची से हटा के किस में कर दिया गया है? समवर्ती सूची में कर दिया गया है। मतलब केंद्र सरकार भी क्या कर सकती है? अब कानून बना सकती है। तो याद रखना, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित किया गया? तो वो था आपका 42वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, बहुत प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटा के समवर्ती सूची में लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? जैसे कि आप भी जानते हैं मौलिक कर्तव्य, आपको टोटल 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलेंगे। जैसे कि मौलिक अधिकार होते हैं, उसी तरीके से मौलिक कर्तव्य होते हैं। हर व्यक्ति के कुछ कर्तव्य बनते हैं जिनको पूर्ण करना उसका एक कर्तव्य होता है, मतलब उनके अपने कार्यों को करना एक तरीके का कर्तव्य होता है। तो उसी तरीके से भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये आर्टिकल 51A। अच्छा, आर्टिकल 51A
खास तौर पे याद रखना, मौलिक अधिकारों की बात की, मौलिक कर्तव्यों की बात इसके अंतर्गत की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। जैसे कि हम मूल अधिकारों की बात करें तो आपको संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना, इस तरीके के बहुत सारे आपको अधिकार दिए गए हैं, है ना। तो उसी के अंतर्गत आता था संपत्ति का अधिकार। लेकिन अब क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकारों को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो अगर हम बात करें, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लेकिन ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, प्रश्न ये पूछा गया है। तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर संपत्ति का अधिकार बना दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन द्वारा, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। जैसे कि आपको ही पता है कि राज्यसभा होता है आपका, लोकसभा होता है आपका, और राष्ट्रपति जी होते हैं संसद में। तो आपका जो पूरा सदन होता है वो 3 भाग से चलता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी। लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उनको सभापति जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभापति जी। स्वतंत्र भारत में जो राज्यसभा बनाई गई थी उसके सभापति कौन थे। तो हमेशा याद रखना, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। और आपको भी पता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अगर हम बात करें तो ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति जी रहे हैं और इनको ही राज्यसभा का सभापति बनाया गया था। तो भारत के पहले राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। यहाँ लोकसभा अध्यक्ष पूछा है, ना कि लोकसभा उपाध्यक्ष पूछा है। लोकसभा उपाध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकन। कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकन। गणेश वासुदेव मावलंकन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको आमतौर पर राष्ट्रपति जी जो हैं शपथ ग्रहण करवाते हैं। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति जी अगर शपथ ग्रहण नहीं करवा पाते हैं तो किसी व्यक्ति द्वारा जो है शपथ ग्रहण करवाई जाती है, जिसको आप लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर भी कह सकते हैं। नॉर्मली जिस व्यक्ति को चुना जाता है वो प्रोटेम स्पीकर भी हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा ही लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। नॉर्मली क्या होता है, राष्ट्रपति जी इतने व्यक्तियों को शपथ दिलाने के लिए बिजी रहते हैं तो उतना नहीं हो पाता है। तो कभी कभी राष्ट्रपति जी भी शपथ दिला सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो व्यक्ति को चुना गया है उससे द्वारा भी लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। देखिए, भारत में बहुत सारी आपको सामाजिक बुराइयां देखने को मिलेंगी। इनको दूर करने के लिए समय समय पर बहुत सारे एक्ट बनाए जाते हैं ताकि उन बुराइयों को कुछ हद तक कम किया जा सके। उसी के अंतर्गत था एक आपका शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है, प्रश्न पूछा जाता है, बाल विवाह से है। किससे है, बाल विवाह से। शारदा एक्ट का संबंध किससे है, बाल विवाह। बाल विवाह रोको बाल विवाह करके जो है ये एक्ट बनाया गया था, जिसमें बाल विवाह को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। देखिए, संविधान को बनाने के लिए बहुत सारी संविधान सभाओं के लिए बैठक की गई थी, जिसमें संविधान के बारे में चर्चा की जाती थी कि किस तरीके से संविधान को बनाया जा सकता है। आधुनिक भारत की अगर हम बात करें, वहाँ पर आपको समय समय पर बहुत सारी बैठकें बुलाई गई थी, जिसमें संविधान को किस तरीके से बनाया जाए, किस प्रकार से इसको जो है प्रोसेस में लाया जाए, भारत में लागू किया जाए, इस पर चर्चाएं होती थी और चर्चाएं करने के लिए बैठक बुलाई जाती थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी, वो बुलाई गई थी आपकी 9 दिसंबर 1986 को। 9 दिसंबर 1986 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी। तो पहली बैठक से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए,
भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, अभी तो उप प्रधानमंत्री का पद हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ प्रश्न था जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, ठीक है, एकमात्र भी आप इनको कह सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि उप प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन जो है समाप्त होते हैं। आज की अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।